Good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning all. Good morning. So exercise number 6.1 is in progress. We have covered half the exercise up to question number 16 we have covered, right? And question number 16 तक किसी को कोई समस्या या परेशानी हो तो प्लीज पूछिए, या यहाँ तक सारे क्वेश्चंस आ चुके? बताओ, सबने अपने आप से ट्राई किया? बोलो साक्षी, अपने आप से ट्राई हो रहा है? ओके, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 17 से करना है। तो एक बार इंस्ट्रक्शंस रीड करो। सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन द नंबर लाइन। देखो, उसने भी क्लियर कर दिया कि नंबर लाइन पे ग्राफ बनाना है, और वैसे वन वेरिएबल है तो हमको भी पता होना चाहिए कि वन वेरिएबल दैट मींस देयर इज ओनली वन एक्सिस, और एक ही एक्सिस है तो देयर हैज टू बी अ नंबर लाइन ओनली, देयर कांट बी अ कार्टेशियन प्लेन। उसने भी क्लियर कर दिया, ना क्लियर करे तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कई बच्चे देखे मैंने कि वन वेरिएबल में कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और सोचते रहते हैं कैसे कार्टेशियन प्लेन के बाद आगे क्या होगा, कर ही नहीं पाओगे ना। समझ गए? क्लियर है? ठीक है। तो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एग्जैक्ट वही काम करना है जो आप 16 तक करके आए हो। क्या काम करना है आपको? इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। तो जो आप सॉल्व कर दोगे, जब इसको जैसा आपने 16 तक सॉल्व किया, एक्चुअली 16 तक जो आपने सॉल्व किया है वो भी सॉल्यूशन है, और 17 से 20 में करना है वो भी सॉल्यूशन है। तो 16 तक जो आपने किया है वो अलजेब्रिक सॉल्यूशन है। क्या है वो? अलजेब्रिक सॉल्यूशंस। और अभी 17 से 20 में क्या करना है? ग्राफिकल सॉल्यूशन चाहिए। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन तब तक नहीं मिल सकता जब तक हाथ में अलजेब्रिक सॉल्यूशन ना हो। तो इसका मतलब हमको करना वही है, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ही निकालना है। बस निकाल के उसके अगली कड़ी भी करनी है, ग्राफ भी बनाना है। 16 तक तो केवल अलजेब्रिक सॉल्यूशंस निकलवा के छुड़वा दिया उसने, आगे कुछ नहीं करना था। 17 से 20 में अलजेब्रिक सॉल्यूशंस तो करना ही है, साथ में साथ क्या करना है आपको? ग्राफिकल सॉल्यूशंस भी करना है। सो इंस्ट्रक्शंस शुड बी वेरी मच क्लियर। करना क्या है वो तो पता हो एटलीस्ट। समझ आया? तो चलो अलजेब्रिक सॉल्यूशन निकालना है, सबसे पहले तो निकालते हैं। जैसे 17वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 इज 3x-2, 3x-2 लेस देन 2x+1। तो जो कल कर रहे थे वही करेंगे, बताओ बोलो। तो 2x को इधर बुला लें और -2 को उधर भेज दें, बोलो। 3x, 2x को इधर बुलाओ, -2x, -2 को उधर भेजो, लेस देन का साइन आज भी लेस देन का साइन रहेगा, 1 -2 बिकम्स +2। एनी डाउट्स? सो इट इज वेरी इजी, 3x-2x, x लेस देन 3। बोलो आगे अलजेब्रिक सॉल्यूशन। ये जो आया यही तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन है, बताओ है या नहीं है? ये इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन। मैं एक लाइन लिख सकता हूँ, इज द अलजेब्रिक सॉल्यूशन, अलजेब्रिक सॉल्यूशन of the given linear inequality, of the given linear inequality। बताओ कोई परेशानी? बोलो भाई, कोई परेशानी यहाँ तक? लकी एंड विवेक, ठीक है। अब इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन चाहिए। सो ग्राफिकल सॉल्यूशन किस पे बनेगा? किस पे बनेगा? नंबर लाइन। तो नाउ द ग्राफिकल सॉल्यूशन, नाउ ग्राफिकल सॉल्यूशन। कौन आया बेटा? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो एक बार, एक मिनट रुको। तो मैं सामने वाली क्लास खोल दो बेटा, केमिस्ट्री की है ना? ठीक है। अच्छा, और खड़े हैं? केमिस्ट्री वाले ही हैं वो, आपकी क्लास के ही है, पर क्लास तो खोल ही दो आप। सामने वाली क्लास चाहो तो सामने बैठो। हाँ जी। सो नाउ ग्राफिकल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। सो ग्राफिकल सॉल्यूशन में देयर हैज टू बी अ नंबर लाइन। नंबर लाइन ड्रॉ करें हम। तो आपको ग्राफ में बनानी है, अभी आप रफली देख लो कैसे बनेगी। देखो ऐसे एक नंबर लाइन बनेगी। नंबर लाइन से बनाना जानते हो? ठीक है। सेंटर पे क्या रहता है? 0। सेंटर पे क्या रहता है? 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4। लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। टेल मी, इज दिस क्लियर? अच्छा जी, अब 3 से छोटे नंबर चाहिए आपको। 3 से छोटे नंबर चाहिए, 3 शामिल नहीं होना चाहिए, बोलो। सो 3 शामिल नहीं होना चाहिए। देखो लेस देन है ना, अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होता तो 3 शामिल होता,
पर लेस देन ही है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। दो तरह की इनइक्वालिटी होती है, स्ट्रिक्ट और स्लैक। तो ये स्ट्रिक्ट है या स्लैक है? ये स्ट्रिक्ट है। तो स्ट्रिक्ट में होलो सर्किल बनेगा 3 पर, और स्लैक में डार्क सर्किल बनेगा। क्या बनेगा? स्टार। सो 3 पे एक होलो सर्किल बनेगा, बिकॉज 3 काउंटेड नहीं है इसमें, 3 छूटा हुआ है। अब 3 से बड़े चाहिए या छोटे चाहिए? छोटे। सो 3 के इधर लेफ्ट साइड वाला सारा पोर्शन आप डार्क कर दोगे, और यही इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन माना जाएगा। और यहाँ पे आप एक एरो लगा दोगे, दैट मीन्स ये और इनफाइनाइटली नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो इस एरो के बगल में नेगेटिव इन्फिनिटी भी लिख सकते हो कि ऐसे करते करते ये नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। यही इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है। दैट्स इट, इतना सा काम करना है। बोलो। दिक्कत तो एक्सरसाइज 2 में आएगी, जब अपने को कार्टेशियन प्लेन बनाना होगा, एरिया शेड होगा। यहाँ पे तो नंबर लाइन है, नंबर लाइन को शेड करना है, नंबर लाइन का एक पोर्शन शेड करना है, दैट्स इट। और कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से खत्म करना है, बस वो पकड़ना पड़ेगा। सो 3 से स्टार्ट करना है और 3 के लेफ्ट साइड जाना है। बोलो, कोई डाउट? बोलो। हो जाएगा। चलें सेकंड क्वेश्चन पे। अब खींच लो फटाफट इनको 20 तक के, फिर चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। हाँ जी, आ जाइए। 18वां देखिए बेटा। 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5। बोलो, पहले अलजेब्रिक सॉल्यूशन निकाल लूं। 3x को इधर पहुंचा है, सो 5x माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू, -3 को उधर पहुंचा है, सो -5 -3 उधर जाता है तो +3। सो 5x माइनस 3x इज 2x लेस देन इक्वल टू -5 + 3 इज -2। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 2 नीचे जाएगा इसके। इधर देखो स्क्रीन पे, क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? क्या यहाँ से यहाँ तक आते टाइम इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? बोलो, या सेम रहेगा? देखो, s-2 से मत घबरा जाना। ये -2 तो ऑलरेडी आरएचएस में ही था ना, इसका थोड़ा ना कुछ मूवमेंट हुआ है। मूवमेंट किसका हुआ है बेटा? इस +2 का। मूवमेंट किसका हुआ है? इस +2 का। तो ये तो प्लस में ही है ना, तो जिसका मूवमेंट हो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आपने डिवाइड किया है पॉजिटिव नंबर से ही किया है, नेगेटिव नंबर से नहीं किया है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होगा। और फाइनल अलजेब्रिक सॉल्यूशन क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, बनाओ नंबर लाइन। ग्रेटर देन इक्वल टू -1 में हम कैसे नंबर लाइन बनाएंगे? लाइक दिस, 0 देन -1 -2 -3 एंड सो ऑन, देन 1 2। भाई 4-5 पॉइंट्स डाल देना, 4-5 5-6 पॉइंट्स राइट साइड में डाल देना, 5-6 पॉइंट्स लेफ्ट साइड में डाल देना, थोड़ा क्लियर बना देना, और ग्राफ में बनाना है। ठीक है ना, बताया था कल, लाए हो गया ग्राफ? बट ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो इतना ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप घर जाके एक लाइन ना खींच सको। लाइन ही तो खींचनी है, तो घर पे बना सकते हो ना। जब कार्टेशियन प्लेन, जैसे कल की एक्सरसाइजेस के अंदर आपको ग्राफ यहाँ लेके आना है, एक आध क्वेश्चन अपन यहाँ करके देखेंगे सब लोग। ओमिटेड, ओनली 6.1 है बस, क्या कहूँ, एंजॉय। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब देखो इक्वल टू आ गया साइन, आ गया ना, इक्वल टू आ गया साइन। तो इक्वल टू आ गया तो बताओ स्लैक इन इनइक्वालिटी हुई या स्ट्रिक्ट हुई? स्लैक। तो स्लैक में डार्क सर्कल बन जाएगा -1 पे, लाइक दिस, ऐसे। अब -1 से राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट, क्योंकि ग्रेटर देन है ना। सो इसके बाद के सारे पॉइंट्स हम डार्क कर देंगे, शेड कर देंगे, कहते। दिस इज द आंसर। बताओ, बोलो, इतना सरल काम मिलेगा कहीं? क्लियर है? बोलो साक्षी, क्लियर है? ओके, 19th वन देखो। 19th वन इज, करो पहले तो अल्जेब्रिक सॉल्यूशन निकाल लो। 3 1 जा 3, 3 इंटू -x, माइनस का 3x लेस देन 2 इंटू x। बोलो, सब लोग बोलेंगे 2 इंटू x, बोलो 2x, एंड 2 इंटू 4 बोलो 8। अब क्या करेंगे? 2x को इधर भेज दें, 2x को इधर भेज देते हैं। सो -3x तो वहां ऑलरेडी है, 2x RHS LHS में आएगा तो -2x, लेस देन बिकम्स लेस देन, नो चेंज। 3 को उधर भेजो, सो 8 तो ऑलरेडी है, 3 इधर आएगा तो -3। सो -3x -2x क्या बनता है? -5x, लेस देन 8 -3 क्या बनता है? 5। सो यहाँ से x की वैल्यू आती है 5 डिवाइडेड बाय, अब मूवमेंट किसका हो रहा है? +5 का या -5 का? चेक करो, यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है बच्चों। देखो सब लोग स्क्रीन पे देखो, अब की बार एक 5 है और एक -5 है, बट मूवमेंट किसका हो रहा है? क्या ये 5 इधर जा रहा है या वो -5 इधर आ रहा है? -5 इधर आ रहा है, तो मूवमेंट जो हो रहा है वो नेगेटिव नंबर का हो रहा है, तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। समझे क्या?
पिछले इक्वेशन में मूवमेंट पॉजिटिव नंबर का हो रहा था, नेगेटिव नंबर अपनी जगह बैठा था, हिल ही नहीं रहा था, इसीलिए क्या हो रहा था, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हो रहा था। समझ आ रहा है साक्षी? इस बार इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो ग्रेटर देन हो जाएगा एंड आंसर हो जाएगा x ग्रेटर देन -1। याद रखे ग्रेटर देन की जगह अगर लेस देन कर दिया तो सारे करे कराए पे पानी फिर जाएगा। ठीक है ना? -1 के बाद के आप सारे पॉइंट्स, लेट्स से ये 0 है, ये -1 है, देन 1 2 3, -1 पे बताओ स्लैक है कि स्ट्रिक्ट है? ये अलजेब्रिक सॉल्यूशन में स्लैक दिख रहा है या स्ट्रिक्ट दिख रहा है? स्ट्रिक्ट। तो स्ट्रिक्ट में क्या बनेगा? होलो सर्किल, डार्क सर्किल नहीं बनेगा। और फिर -1 के बाद के शेड हो जाएंगे सारे अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये है नेगेटिव इन्फिनिटी, ये है पॉजिटिव इन्फिनिटी। का साइन ऐसे होता है ना, एक तरीके से हॉरिजॉन्टल 8, वर्टिकल 8 8 ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल 8 कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है सर, सुधाकर सर, इनको बच्चों को तो बिठाओ। एक ये ठीक है, क्लियर। अब 20th देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 20th आ जाओ। सो अब 20 ये तो गया ना, 19 तक क्लियर है, बोलो। 20th में क्या है? 2 3 5, तो तीन डिनोमिनेटर्स मिल गए, तीनों का एलसीएम क्या होगा? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, बोलो 2 3 5 का एलसीएम क्या होगा? बोलो क्या होगा? 30। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अब 30 जो एलसीएम आएगा उनको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तीनों क्वांटिटीज को। सो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 30। सो x बाय 2 इंटू 30 लेस देन, आगे आओ, 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 30। आगे चलो, -7x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 30। 2 से 30 कितनी बार जाएगा? 15 टाइम्स। 3 से 30 कितनी बार जाएगा? 10 टाइम्स। 5 से 30 कितनी बार जाएगा? 6 टाइम्स। सो 15 इंटू एक्स, 15x लेस देन 10 इंटू 5x, 50x, 10 इंटू -2, -20। यहाँ तक डाउट क्लियर है कोई? इसको चाहो तो एक बार के लिए ब्रैकेट लगा दो। -7 6 जा 42x, 6 3 जा 18। फर्दर सॉल्व करते हैं, 15x लेस देन, तो 50x, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, -20 -42x एंड देन +18। सो 15x पहले RHS में अलग से सॉल्व करो, 50x माइनस 42x 8x एंड -20 + 18 इज -2। ठीक है, अब 8x को इधर बुला लो, तो 15x माइनस 8x लेस देन, उधर कौन बचा? -2। सो 15 में से 8 गया तो 7x लेस देन -2। सो मूवमेंट किसका होगा? x 7 का या -2 का? 7 का मूवमेंट होगा, तो फिर 7 तो पॉजिटिव है, तो साइन चेंज नहीं होगा। सो अलजेब्रिक सॉल्यूशन क्लियर हो गया, x लेस देन -2/7। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? हो गया, यहाँ तक क्लियर है? टेल मी। अच्छा जी, अब नंबर लाइन पे -2/7 कहाँ पे आएगा ये सोचना है। तो वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है सोचना, क्लास 12th 11th का बच्चा तो सोच ही सकता है कि नंबर लाइन पे -2/7 कौन सी जगह पे आएगा। सो देखो, ट्राई करो। लेट्स से दिस इज ए नंबर लाइन, सेंटर पे 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सो ऑन, -1, -2, -3, -4, -3, -4 एंड अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अब पहले तो इस नंबर को लोकेट करते हैं, -2/7 कहाँ आएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले तो ये बताओ, -2/7 ये जो ऊपर, -2/7 एक इंटीजर तो है नहीं, इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर तो है नहीं, डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है।
तो इसके अगल बगल का इंटीजर कौन सा होगा वो सोचो। -2/7 के अगल बगल का इंटीजर कौन सा होगा सोचो। 0 और 1 गलत, नेगेटिव है। 0 से -1 के बीच में होगा, बताओ होगा नहीं होगा। सो 0 और -1 के बीच में होगा, पहले तो वो पता लगाओ आप। 0 और -1 के बीच में होगा। अब फ्रैक्शनल कैसा है वो, -2/7 है, तो 7 से डिवाइड हो रहा है ना। तो हम अंदाजे से 0 और -1 के बीच वाला जो गैप है, ये जो गैप है, अंदाजे से इस गैप को अपन 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डिवाइडेड बाय 7 कर रहा है ना भाई। 2/7 का मतलब क्या होता है, 7 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स, 7 पार्ट्स में डिवाइड करके उसमें से 2 पार्ट्स कंसीडर करने, यही होता है 2/7 का मतलब। सो अंदाजे से मैं इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, लाइक 1 2 3 4 5 6, और 7वां पार्ट ये खुद। ठीक है, तो ये 7 गैप्स में हम अंदाजे से डिवाइड कर देंगे। अब उसमें से आपको कितने चाहिए, 2 ही गैप चाहिए। सो यहाँ से 2 गैप कहाँ पे आएंगे, देखो गिन लो, 1 2, तो लगभग ये हो जाएगा मेरा -2/7। अब जब अपन इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो जैसे मैंने अंदाजे से करने के लिए इसे लाइन खींच दी, आपको वो लाइंस भी नहीं खींचनी, आपको वो लाइंस भी नहीं खींचनी है, अंदाजा लगा के बस वो एक पॉइंट मार्क कर देना है। हो सकता है थोड़ा सा हल्का सा इधर उधर पॉइंट हो, तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। समझ आया, बोलो। कि 7 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 पार्ट्स कंसीडर करने हैं, तो 7 पार्ट्स में अंदाजे से डिवाइड कर लिया कि ये जो गैप है, इतना गैप है मेरा, देखो इस गैप को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसके उसके 2 पार्ट्स हमने कंसीडर कर लिए, और माइनस में कंसीडर किए, यानी इस साइड कंसीडर किए। ओके, सो ये पॉइंट आ जाएगा मेरा, दिस पॉइंट विल बी -2/7। और उसके बाद के नंबर नहीं, उसके पहले के नंबर लेने, लेस देन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लेस देन। और स्ट्रिक्ट नहीं है, क्या है, स्लैक। बोलो स्ट्रिक्ट है कि स्लैक है, स्लैक। तो स्लैक के लिए क्या करते हैं अपन, होलो सर्कल बनाएंगे इस पॉइंट पे ऐसे, सॉरी स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट के लिए हम क्या बनाएंगे, होलो सर्कल बनाएंगे, एंड उसके लेफ्ट साइड के पार्ट को ऐसे शेप करें। बताइए समझ आया क्या। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ गया जिसमें इंटीग्रल वैल्यू ना आके ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए, तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए तो क्या करेंगे, पहला काम इसके अगल बगल के इंटीजर सोचेंगे, इसके अगल बगल के इंटीजर सोच के फिर फ्रैक्शनल जो वैल्यू है उसमें डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, तो उतने पार्ट्स में डिवाइड करके अंदाजे से, और ऊपर क्या है न्यूमरेटर 2, तो 7 में से 2 पार्ट्स लेने, तो 2 पार्ट्स लेकर, अच्छा 2 पार्ट्स इधर से लेने या इधर से लेने वो सोचना है, इधर से लेने या इधर से लेने। तो पॉजिटिव है तो इधर से लेने हैं, नेगेटिव है तो इधर से, क्योंकि पॉजिटिव साइड कैसे चलते हो, राइट साइड, नेगेटिव साइड कैसे चलते हो, लेफ्ट साइड। तो अगर पॉजिटिव 2/7 होता तो 0 से राइट साइड 2 कदम चलता, नेगेटिव 2/7 है तो 0 से लेफ्ट साइड 2 कदम चलूंगा। समझ गए। तो इधर से गिनते हुए 2 पार्ट्स ले लिए, 7 पार्ट्स में डिवाइड करके वो पॉइंट मिल जाए, एक बार पॉइंट मिल गया, हाँ पॉइंट मिल गया, उसके बाद एक्स की वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन वो चेक करके राइट साइड या लेफ्ट साइड हम क्या कर देंगे, इसको शेड। समझ आया, यहाँ तक क्लियर है, एनी डाउट्स। ओके, चलें क्वेश्चन नंबर 21 से, ये होगा हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब 21 से कितने टोटल क्वेश्चन है बताओ, हाँ पता नहीं है, 25 है शायद, बुक नहीं लाया कोई भी, निकालो, क्योंकि ये पुरानी बुक है ना, हो सकता है कुछ ओमिटेड हो। आप बताओ आपके कोर्स में कितने क्वेश्चन थे, 26 है। चलो सो 21 क्वेश्चन देखो। तो देखो क्लास 10th में भी ऐसा काम हुआ था हमारे साथ, कि जैसे ही अपन ने एक्स और वाई वेरिएबल्स को समझना शुरू किया, तो अगले ही क्षण हमको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिखाई दी। तो ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, क्या करना होता था, वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले किस में कन्वर्ट करना होता था, इक्वेशंस में, इक्वेशंस को फिर सॉल्व करना होता था। अभी वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले कन्वर्ट करना होगा इनइक्वालिटी में, और फिर उसको सॉल्व करना होगा। अब कैसे पता चलता है कि इक्वेशन है या इनइक्वालिटी है, देखो रूल्स वही चलेंगे, इज एम आर वॉस वर की जगह जो साइन आता था वो इक्वल टू का आता था, बस यहाँ पे इक्वल टू का ना आके इनइक्वालिटी का साइन आएगा। किसका साइन आएगा, इनइक्वालिटी का। और वर्ड्स कुछ वर्ड्स का मीनिंग समझना होगा, जैसे एटलीस्ट आ जाए, क्या आ जाए, क्या आ जाए बेटा, एटलीस्ट। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये रूल्स में भी लिखा है। एटमोस्ट आ जाए तो लेस देन इक्वल टू, या एटलीस्ट की जगह मिनिमम भी आ सकता है, क्या आ सकता है, मिनिमम। एटमोस्ट की जगह मैक्सिमम भी आ सकता है। ठीक है बेटा, मोर देन लेस देन आ जाए तो मोर देन के लिए ग्रेटर देन, लेस देन के लिए लेस देन। ठीक है ना, क्लियर है। तो ऐसे साइंस को हम मद्देनजर रखते हुए इनइक्वालिटी पहले बनाएंगे, बाद में उसको सॉल्व करेंगे। शुरू करें। जैसे पहला क्वेश्चन है, रवि के 2 यूनिट टेस्ट में 70 और 75 मार्क्स आए।
एक में तो कितने आए 70, दूसरे में कितने आए 75। अब फाइंड द नंबर इफ मिनिमम मार्क्स, फाइंड द नंबर ऑफ है ना, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स, कम से कम उसके कितने मार्क्स आने चाहिए थर्ड टेस्ट में। फर्स्ट सेकंड में तो आ चुके हैं, जो बीत चुकी है उस पे तो वो चेंजेस कर नहीं सकता, जो हो चुका सो तो हो चुका। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो मेरे 3 यूनिट टेस्ट होने हैं, अब 3 यूनिट टेस्ट में से 2 में मान लो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, आप टीचर के पास जाओगे सर 2 टेस्ट अच्छे नहीं गए, तो टीचर क्या कहेगा जो हो चुका वो तो हो चुका। अब तू तीसरे टेस्ट में कम से कम इतनी मेहनत कर ताकि तीनों का एवरेज सेट हो जाए, ताकि तीनों का एवरेज अच्छा आ जाए। मान लो कि अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स थे, मान लो 2 एग्जाम्स अच्छे नहीं गए, अभी 3 एग्जाम्स और बाकी हैं, तो आप आए टीचर के पास, टीचर क्या कहेगा जो हो गया सो तो हो गया। अब बचे हुए 3 पेपर की ऐसी तैयारी करो कि ओवरऑल परसेंटेज अच्छी बन जाए, कम से कम एटलीस्ट 60% बन जाए, 70 बन जाए, 80 बन जाए, 90 बन जाए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ऐसा ही कुछ रियल लाइफ सिचुएशन ये है कि तीसरे टेस्ट में मिनिमम कितने मार्क्स आए ताकि तीनों का एवरेज, ये 70, 75 और जो तीसरा टेस्ट है, तीनों का एवरेज कम से कम 60 मार्क्स आना चाहिए, एटलीस्ट 60 मार्क्स आना चाहिए। समझ आया? क्वेश्चन समझ में आया? तो देखो क्वेश्चन के अंदर ऐसे वर्ड्स छुपे हुए हैं, चेक करो, एटलीस्ट, एटलीस्ट और मिनिमम, ऐसे वर्ड्स क्वेश्चन के अंदर छुपे हुए हैं, है या नहीं है? तो ये इनइक्वालिटी यहाँ पे बनने वाली है। स्टार्ट करें। अब जो पूछे उसी को एक्स और वाई, सिंपल सा रूल है, क्लास 10 से कैरी फॉरवर्ड होगा। तो क्या पूछे हैं उसने, तीसरे टेस्ट में कम से कम कितने मार्क्स आने चाहिए, जो तीसरे टेस्ट के मार्क्स को एक्स मान ले। बोलो, स्टार्ट करें। चलो जी, तो सबसे पहले तो दिए हुए 2 टेस्ट के मार्क्स लिख देते हैं। हेयर मार्क्स स्कोर्ड बाय, हेयर इट इज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है पहले वो बात लिख लेते हैं। हेयर इट इज गिवन दैट, पहला क्वेश्चन है तो फुल स्टेप्स करके बता रहा हूं, फिर बाकी क्वेश्चंस में अपने आप आपको स्टेप्स बनाने, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछनी। इट इज गिवन दैट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि, 2 टेस्ट के गिवन है ना, इन द 2 यूनिट टेस्ट, इन द 2 यूनिट टेस्ट, इक्वल टू कितने कितने मार्क्स है 70 एंड 75 मार्क्स। ये बात तो गिवन है, 2 टेस्ट के मार्क्स तो गिवन है, तीसरे हमको फाइंड आउट करने, तो जो पूछता है उसी को एक्स, तो तीसरे के मान लू मैं एक्स। नाउ लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इन द 3rd यूनिट टेस्ट, लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इन द 3rd यूनिट टेस्ट बी एक्स मार्क्स, एक्स मान लिया इसको मैंने, कोई डाउट यहां तक? 2 के गिवन, तीसरे का एक्स मान लिया। अब उसने किसकी बात कही है आगे, एवरेज, तो एवरेज निकालना तो आना ही पड़ेगा, वैसे नहीं कह सकते सर एवरेज तो पढ़ाया नहीं आपने। कल को कॉस्ट प्राइस एसपी के भी क्वेश्चन आएंगे, कल को डिस्काउंट के भी क्वेश्चन आएंगे, ये तो 7th 8th 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कल को स्पीड डिस्टेंस टाइम के भी क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है। वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, एक रियल लाइफ सिचुएशन होती है, जिसमें से ये वाली जो वर्ड प्रॉब्लम है ये तो स्टूडेंट से सीधे रिलेट होती है। आपके सामने भी ऐसी सिचुएशंस आई होगी लाइफ में कभी ना कभी, या आ सकती है कि 3 टेस्ट है जिसमें से 2 में तो आपने स्कोर कर लिया, अब तीसरे में आप एक टारगेट बना रहे हो कि कम से कम इतने लाऊं ताकि एवरेज कम से कम इतना बन जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आई होगी या आगे भी आ सकती है। ठीक है, चलो तो एवरेज कैसे निकालते हैं बताओ। टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर, तीनों को जोड़ के और 3 से डिवाइड कर देंगे। मान लो 5 यूनिट टेस्ट होते हैं तो पांचों को जोड़ के 5 से डिवाइड करते हैं। बोलो साक्षी, 10 यूनिट टेस्ट होते हैं तो क्या करते हैं, 10 को जोड़ के किससे डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, यही रहता। ओके, सो क्या करूंगा नाउ, एवरेज, एवरेज ऑफ 3, एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड, एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड या ऑब्टेन्ड in the 3 यूनिट टेस्ट। ओके, इक्वल टू, एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ना है, डिवाइडेड बाय 3 करना है। तो पहले में 70 आए, दूसरे में 75 आए, तीसरे में मैंने x मान लिया, डिवाइडेड बाय 3। कोई डाउट? थोड़ा सा सॉल्व करो इसको, तो 70 75 मिलके 145 प्लस व्हाट, x डिवाइडेड बाय 3, दिस मच ऑफ मार्क्स। बोलो यहां तक कोई डाउट? ये एवरेज आ गया हमारा।
ये एवरेज आ गया हमारा। अब एवरेज क्या चाहिए उसको, उसको कितना एवरेज चाहिए। अब इसको 10th क्लास से क्वेश्चन से अगर कंपेयर करूं तो पता है क्या क्वेश्चन बनता है। 10th क्लास में तो अगर ये क्वेश्चन 10th क्लास में होता तो क्या कहता कि एवरेज 60 आना चाहिए, 70 आना चाहिए, 80 आना चाहिए, तो ये एवरेज उठा के मैं 60 के इक्वल कर देता, 70 के इक्वल कर देता, 80 के इक्वल कर देता, ये तो बनता 10th क्लास। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं कह रहा है कि 60 आना चाहिए, 70 आना चाहिए, 80 चाहिए, यहाँ पे कह रहा है कम से कम 60 आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 80, ऐसे कम से कम ज्यादा से ज्यादा ये वाले वर्ड्स यूज कर रहा है। तो जो इज आता तो इसकी जगह तो इक्वल टू आता, लेकिन एटलीस्ट आ जाए, इसके आगे एटलीस्ट भी लगा रहा है, तो इस एटलीस्ट ये दोनों मिला के क्या बनेगी, इनइक्वालिटी बनेगी। ठीक है, पढ़ो स्टेटमेंट पढ़ो। थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट द एवरेज हैज टू बी, दैट एवरेज इज एटलीस्ट कितना, कम से कम कितना एवरेज चाहिए आपको, 60 मार्क्स। तो ये गिवन जो चीज है इससे मैं एक इनइक्वालिटी बनाऊंगा, दैट इज एवरेज मैंने निकाल ही लिया है, बोलो क्या निकाला है, 145 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3। एवरेज के बाद क्या लिखा हुआ है, इज, तो इसका वैसे तो इक्वल टू लगता था, अप टू क्लास 10th में इज एम आर वॉज वर का क्या लगता था, इक्वल टू लगता था, लेकिन आगे एटलीस्ट भी है, तो इज एटलीस्ट का क्या बनेगा बोलो, अभी अभी बताया था, ग्रेटर देन इक्वल टू, और आगे क्या है 60, बन गई इनइक्वालिटी, बन गई। अब इसको सॉल्व करना है, अलजेब्रिक सॉल्यूशन निकालना है, तो कर दो उसको। अब छोटी सी इनइक्वालिटी बनी है, 3 को उधर भेज दूं, सो 145 प्लस एक्स, 3 उधर जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3, यानी कि 180 लिख दूं इसी स्टेप में, 180। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 145 उधर जाएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 145 को उधर भेजूंगा तो 180 माइनस 145 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 45 क्या होता है, 45। यहाँ तक क्लियर है, 35 सॉरी नॉट 45, यहाँ तक क्लियर है बोलो। तो x की वैल्यू कम से कम 35 होनी चाहिए, तो x क्या था, थर्ड यूनिट टेस्ट में स्कोर किए गए मार्क्स, दैट मीन थर्ड यूनिट टेस्ट में स्कोर किए मार्क्स कम से कम कितने होने चाहिए, 35। अब एक चीज नोटिस करो आप कि फाइनल आंसर जो आ रहा है वो किस इनइक्वालिटी में आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब या तो एटलीस्ट या फिर मिनिमम, यही होता है ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब। वर्ड प्रॉब्लम की दुनिया में ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है, या तो एटलीस्ट या मिनिमम। तो फाइनल इनइक्वालिटी जिस फॉर्म में आई है, क्वेश्चन भी उसी फॉर्म में है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, थर्ड यूनिट टेस्ट में मिनिमम मार्क्स बताओ, तो आंसर भी ग्रेटर देन इक्वल टू ही तो आया है। तो आपके इनइक्वालिटी फाइनल जो बनेगी ना, क्वेश्चन भी वही होगा। अब ऐसे नहीं पूछ सकता कि थर्ड यूनिट टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बताओ, ऐसे नहीं पूछ सकता, ऐसा आप निकाल भी नहीं सकते। थर्ड यूनिट टेस्ट में आपसे पूछ ली ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बताओ, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कोई लिमिट नहीं, कितने भी ले आओ, ज्यादा तो कितने भी ले आओ ना, एवरेज तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। कम से कम कितने लाने हैं वही पूछा है, और आंसर भी एटलीस्ट में ही आया है। ठीक है, क्लियर है। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जाएगा इसके आगे क्या, कि हेंस द मिनिमम मार्क्स, द मिनिमम मार्क्स that should be obtained in the third unit test, that should be obtained in the third unit test is मिनिमम कितने आए, कितना आया था आंसर, 35, 35 मार्क्स। क्लियर है, क्लियर है, समझ आया। अब इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे हर एक वर्ड प्रॉब्लम में अपन क्रॉस वेरीफाई करते थे इक्वेशंस के चैप्टर में, तो क्रॉस वेरीफाई कैसे करें आप रफली भी कर सकते हो। बोलो पहले टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, 70, दूसरे में 75, तीसरे में कम से कम 35। तो तीसरे में, तीसरे टेस्ट के अगर कम से कम मार्क्स ले रहे हो तो एवरेज भी कम से कम आएगा, आएगा ना। कम से कम मार्क्स ले रहे हो तो एवरेज भी क्या आएगा, मिनिमम ही आएगा, डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करो तो इट इज लाइक 70, 75, 140, 180 बाय 3 हो गया, देखो 180 बाई 3 हो गया, यानी कि 60 हो गया, स्क्रीन पे देखो। तो यानी कि जैसे ही मैंने 35 मार्क्स मिनिमम लिए यहाँ पे, तो मेरा एवरेज उससे कितना निकल के आया, मिनिमम 60।
तो कम से कम 35 लेने से कम एवरेज आ रहा है। थोड़ा ज्यादा लेंगे, लेट्स से मैं अगर इसको 35 की जगह मैं कुछ थोड़े से मार्क्स ज्यादा ले लूं तो उधर एवरेज भी बढ़ता जाएगा, और थोड़ा ज्यादा ले लूं और एवरेज बढ़ता जाएगा। तो मेरे को कम से कम एवरेज चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा चाहिए था, कम से कम एवरेज चाहिए था। तो कम से कम एवरेज के लिए कम से कम मार्क्स ही मेरा आंसर होगा। ठीक है ना, यानी 35 मार्क्स मिनिमम चाहिए। आप चाहो तो ज्यादा भी ला सकते हो, आपका एवरेज बढ़ता जाएगा। जैसे आपको मिनिमम एवरेज चाहिए तो वहां पे आंसर के फॉर्म में भी मिनिमम मार्क्स, मतलब क्वेश्चन है मिनिमम एवरेज, तो आंसर है मिनिमम मार्क्स इन द थर्ड यूनिट टेस्ट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, बोलो। ओके 22 देखो, अब 22 होमवर्क है, सेम टू सेम पैटर्न पर है। देखो पढ़ लो एक बार। किसी कोर्स में ग्रेड ए लाने के लिए एक बच्चे को कम से कम 90 मार्क्स एवरेज चाहिए, या फिर और मोर भी लिखा हुआ है, यानी एटलीस्ट 90 मार्क्स। और मोर का मतलब क्या है, एटलीस्ट 90। तो अब लैंग्वेज की परिभाषा को तो समझना पड़ेगा। कई बार लैंग्वेज घुमा फिरा के कहेगा, हमेशा एटलीस्ट वर्ड रखा हुआ दे दे, हमेशा मिनिमम वर्ड रखा हुआ दे दे, ऐसा तो होता नहीं है, तो प्रॉब्लम होगी भी नहीं, है ना। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, इसको डिराइव कर लेंगे ना, 90 मार्क्स और मोर यानी कम से कम 90, यानी एटलीस्ट 90 चाहिए। 5 एग्जाम है, हर एक एग्जाम 100 मार्क्स का है। सुनीता के मार्क्स शुरू के 4 एग्जाम्स में थे 87, 92, 94 और 95। तो पांचवे का मान लूंगा मैं x, और उसमें मिनिमम कितने चाहिए वो आपको पता करना है, ताकि उसके कोर्स में ग्रेड ए आ जाए। तो सेम वही, उधर 3 थे इधर 5 है, तो रफली सॉल्व करो जरा। तो बोलो 4 एग्जाम्स में कितने मार्क्स हैं, 87, देन 92, देन 94, देन 95, और पांचवे में मैं मान लूंगा x। अब एवरेज कैसे आएगा, 5 है ना तो डिवाइडेड बाय 5 होगा, पहले 3 थे तो डिवाइडेड बाय 3, अभी 5 है तो 5 का एवरेज डिवाइडेड बाय 5। और ये मिनिमम कितने चाहिए हमको, ये मिनिमम कितने चाहिए हमको, 60 मार्क्स चाहिए। ठीक है ना, नहीं 60 नहीं, सॉरी, कहाँ 90 चाहिए, 90। 60 तो पिछले क्वेश्चन का, 90 चाहिए। ठीक है, उसको सॉल्व कर लें। जोड़ो जरा, 7 और 2 9 और 4 13 और 5 18, बचे 1, 9 और 9 18 और 9 27 और 9 36, प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। बोलो 5 को उधर भेजूं तो 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस एक्स ग्रेटर 90 इंटू 5 450। सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368, 70 70 30 80 82 आ गया। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 82, तो मिनिमम 82 मार्क्स उसके आने चाहिए पांचवे टेस्ट में, ताकि उसकी मिनिमम जो है 90 मार्क्स का एवरेज हो और उसको ग्रेड ए मिल जाए। ठीक है, क्लियर है, चलो आंसर मैच कर लो उसका फटाफट। बुक ही नहीं है देखो, पिछले का भी मैच करो। सही है, ओके 23 देखें, 23 देखें, ओके क्वेश्चन नंबर 23, लेट्स सी। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब थोड़ा डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम है, हालांकि क्लास 10th में तो आया था ऐसे वर्ड प्रॉब्लम, बट इस साल पहला है। आपको पेयर बनाने हैं, पेयर मतलब जोड़े बनाने, किसके जोड़े बनाने साहब, इंटीजर्स के। इंटीजर्स क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तो क्या बोलते हैं उनको, एक वर्ड है नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4। उसमें भी ऑड बनाने, ऑड मतलब एग्जाम्पल बोलो, 1 3 5 7। तो देखो पहले इंटीजर्स थे, फिर फिल्टर हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, फिर फिल्टर हो गए, ऑड हो गए। अब 1 3 5 7 में भी कैसे बनाने, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, लाइक आप 1 और 3 का पेयर बना सकते हो, लगातार है दोनों। लाइक आप 3 और 5 का पेयर बना सकते हो, लगातार है। लाइक आप 5 और 7 का पेयर बना सकते हो, बट आप 1 और 5 का पेयर नहीं बना सकते, आप 3 और 7 का नहीं बना सकते। तो आपको कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के जोड़े बनाने हैं, जितने भी बन सकते हैं, जो कि एक तो इंटीजर्स होने चाहिए, दूसरा पॉजिटिव होने चाहिए, तीसरा ऑड होने चाहिए, और चौथा लगातार होने चाहिए। 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करने चाहिए। अब आगे सुनो, ये सारे के सारे ऑड इंटीजर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्मॉलर देन 10 चाहिए, 10 से छोटे चाहिए। क्या चाहिए, 10 से छोटे। तो आप 10 से छोटे तो उंगलियों पे भी काउंट कर लोगे, कितने हो गए, 1 3 5 7 9। अब इनके जोड़े बनाऊंगा तो कौन कौन से जोड़े पॉसिबल हैं, लगातार होने चाहिए ना, तो एक जोड़ा 1 3 का बन जाएगा, एक जोड़ा 3 और 5 का बन जाएगा, एक जोड़ा 5 और 7 का, और एक जोड़ा 7। तो वैसे भी मेरे पास 4 ही पेयर बने, 1 3, दूसरा 3 5, तीसरा 5 7, और चौथा
9। अब आगे भी तो सुनो, इनका सम 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो 1 और 3 का सम 11 से ज्यादा है क्या? बोलो, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 से ज्यादा नंबर आएगा क्या? रिजेक्टेड। 3 और 5 का सम 11 से ज्यादा है क्या? रिजेक्टेड। 5 और 7 का सम 11 से ज्यादा है, एक्सेप्टेड। और 7 और 9 का सम 11 से ज्यादा है, एक्सेप्टेड। तो एक्चुअली तो आंसर आ चुका है 5,7 एक जोड़ा और 7,9 दूसरा जोड़ा। एक तरीके से एक पहेली थी जिसको हमने उंगलियों पे सॉल्व कर दिया। बट हमको तो लीनियर इनइक्वालिटी की मदद से सॉल्व करना है। और दूसरा, अभी तो क्या थे, 10 तक थे, कल को 100 तक के अंदर के नंबर आ जाए तो वहां पे हम ऐसे तो ना कि 1 से लेके 100 तक लिखने बैठेंगे और फिर ऐसे फिल्टर करेंगे, तो काफी हेक्टिक हो जाएगा और काफी नॉन प्रेजेंटेटिव फॉर्म में वो दिखाई देगा। तो अब अपने को प्रेजेंटेटिव फॉर्म में दिखाई देना है, यानी कि लीनियर इनइक्वालिटी का आंसर तो मुझे पता है क्या आएगा, 5,7 और 7,9। स्टार्ट करें। तो देखो बेटा, ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स कभी भी आ जाए 2 3 लगातार, तो आपको 10th में बताया था ऑड नंबर्स में भी कितने का गैप होता है, 2 2 का गैप होता है। इवन नंबर्स में भी कितने का गैप होता है, 2 2 का नंबर। तो आप दोनों ऑड नंबर्स जो लगातार हैं उनको कंसीडर करोगे, एक को x दूसरे को x+2। एक को x दूसरे को, चाहे से ऑड आ जाए चाहे से इवन आ जाए। या फिर अगर कोई केस में दूसरे को x मानू तो फिर पहले को x-2। अगर कोई दूसरे को x माने तो फिर पहले को x-2। भाई दो या तो जुड़ेगा या दो कम होगा। अच्छा, 3 आ जाए तो क्या क्या लोगे बताओ? x, x+2। अब देखो, x+2 x+4 भी ले सकता हूँ दो दो के गैप में, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे भी ले सकता हूँ कि x एक तो मैंने बढ़ा दिया और एक कम कर दिया। तो बहुत सारे तरीके हैं कंसीडर करने के, पहला x-2 ले लूं, दूसरा x ले लूं और तीसरा x+2 ले लूं। ये अभी हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर आने वाला है, जस्ट अगला ये शायद। तो 8 थे, ओके। अभी इसके बाद कौन सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, उसके बाद बाइनोमियल है, उसके बाद है, चलो लेट है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के वाले चैप्टर में अपने को ऐसे कंसीडर करना पड़ेगा। ये तो छोटा सा रोल था यहाँ पे इसका, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे तो हमको दो ही मानने हैं ना, चलो तो मानना स्टार्ट करेंगे। लेट द टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स बी x एंड x+2। लेट द टू पॉजिटिव, नहीं कॉन्जिक्यूटिव लगाओ पहले, तो जैसा उसने कहा कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव लगातार ऑड नंबर यानी 2 से डिविजिबल नहीं, और पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट नंबर होना चाहिए। बी, बोलो पहला क्या मान लूं x, एंड दूसरा क्या मानेंगे हम, मान लिया, कंसिडरेशन हो गया। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? अब क्या क्या पाबंदियां हैं? पहली पाबंदी, उनका सम 10 से छोटा हो। दूसरी पाबंदी, नहीं नहीं नहीं, दोनों 10 से छोटे हो, विच आर स्मॉलर देन 10, यानी दोनों नंबर जो सोचे ना आपने x और x+2 दोनों के दोनों 10 से छोटे होने चाहिए। उनका सम तो 11 से ज्यादा होना चाहिए, पढ़ो, विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों नंबर्स खुद तो 10 से छोटे हों लेकिन उनका सम क्या है, 11 से बड़ा हो। दोनों तो 10 से छोटे हों और उनका सम क्या है, 11 से बड़ा, ठीक है। सो पहली पाबंदी लगा रहा हूं, नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट, given that both both integers should be, both integers should be what, less than 10, should be less than 10, okay, ठीक है। both integers should be less than 10, that is दोनों के दोनों, यानी x भी लेस देन 10 चाहिए, साथ में x+2 भी लेस देन 10 चाहिए, समझ आया। x भी, ये वाला नंबर भी 10 से छोटा और ये वाला नंबर भी 10 से छोटा हो, तो x लेस देन 10 तो अपने आप में एक इनइक्वालिटी बन गई, इसको तो छेड़छाड़ करो मत, ये तो बन गई ना, सॉर्ट मेरे को ऑटोमेटिक सॉल्व ही मिल गई। इसको सोल्व क्या कर सकते हो आप, उसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करेंगे तो 2 को उधर भेज दूंगा मैं, तो x लेस देन 10-2, तो उसको सोल्व करके x लेस देन 8 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? तो दो लीनियर इनइक्वालिटी हमको मिल चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी और भी है। अब क्या है, उसने क्या कहा कि इनका सम 11 से ज्यादा होना चाहिए। सेकंड सिचुएशन को प्रेजेंट करते हैं। अगेन इट इज गिवन दैट, अगेन इट इज गिवन दैट, अगेन क्या गिवन है कि द सम ऑफ इंटीजर्स, बोथ इंटीजर्स, द सम ऑफ बोथ इंटीजर्स should be what, should be what, more than
मोर देन 11, शुड बी मोर देन 11। अब इधर से बनाइए जरा इनइक्वालिटी, दैट इज सम कैसे लिखोगे? पहला इंटीजर है x प्लस दूसरा इंटीजर है x प्लस 2, हो गया सम। और ये क्या चाहिए? 11 से ज्यादा, ग्रेटर देन 11। बताओ समझ में आया? सम 11 से ज्यादा चाहिए ना, तो ग्रेटर देन 11 ऐसे लिखूंगा मैं। अब ये भी एक ऐसी इनइक्वालिटी बन गई जिसको सोल्व करने की जरूरत है। बोलो साक्षी समझ आया? विवेक, ये है पहला इंटीजर, ये है दूसरा इंटीजर, दोनों का सम क्या होना चाहिए? 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो सॉल्व करो, तो x और x, 2x देन प्लस 2 ग्रेटर देन 11। 2 को उधर भेज दूं तो ग्रेटर देन 2 उधर जाएगा तो 11 माइनस 2, तो 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2 इज 9, x ग्रेटर देन 9 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। यहाँ तक डाउट है कोई? अच्छा, और थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लो, डेसिमल में ले आओ, थोड़ा इजी लगेगा। 9/2 क्या होता है? 4 पॉइंट। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? नो डाउट। अब 3 लीनियर इनइक्वालिटी आ गई सर। कितनी आ गई? 3। तो ऐसी सिचुएशन क्लास 10th में भी आई थी कि एक इक्वेशन की जगह 2 बनती थी, 3 भी बनती थी, बनती थी नहीं बनती थी? अब 3 लीनियर इनइक्वालिटी को आपस में सॉल्व करके एक सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी। क्या कहा मैंने? 3 लीनियर इनइक्वालिटी को आपस में सॉर्ट आउट करके, मर्ज करके, मैं यूं कहूंगा क्या करना है इनको? मर्ज। मर्ज करके एक सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी। बनाना शुरू करें। सो लेट्स से जो पहली लीनियर इनइक्वालिटी है उसको इक्वेशन 1 मान लिया, जो दूसरी है उसको इक्वेशन 2, किसी को भी इग्नोर नहीं करेंगे, तीनों को कंसीडर करना पड़ेगा। तीसरी को थर्ड मान लिया। यहां तक क्लियर? अब मैं एक बार तीनों को एक साथ लिखता हूं। नाउ वी हैव सो टेल मी, पहली लीनियर इनइक्वालिटी क्या बनी थी? x लेस देन 10। ठीक, दूसरी बोलो, दिस इज इक्वेशन 1, x लेस देन 8, इक्वेशन 2। तीसरी बोलो, x ग्रेटर देन 4.5। तीनों को लिख लिया? अब सुनना ध्यान से। एक दोस्त है, आपके 3 अच्छे दोस्त हैं, आपको तीनों की बात माननी पड़ती है। पहला दोस्त कहता है यार मेरी मानना, तू 10 से छोटा नंबर लेना। x की वैल्यू किससे लेना? 10 से छोटा, कुछ भी ले लेना, 10 से छोटा लियो लेकिन। अच्छा, x क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, वो भी माइंड में होना चाहिए। मतलब ऐसा नंबर लेना, इंटीजर लेना जो 10 से छोटा है। अब 10 से छोटा है, कौन कौन से इंटीजर्स बचे? अरे ऑड, x ऑड है ना, 1 3 5 7 9। पहले दोस्त की माने तो ये 5 नंबर्स अलाउड है। दूसरा कहता है नहीं यार, तू मेरा भी दोस्त है ना, देख 8 से छोटा लेना। उसको जो भी प्रॉब्लम रही होगी वो उसकी मर्जी। तो अब दूसरे दोस्त की भी बात माननी है, तो आपको 8 से छोटा लेना है। तो जब आप 8 से छोटे लोगे तो ऑटोमेटिकली 10 से छोटे लोगे। बोलो, जब आप 8 से छोटे लोगे तो आप ऑटोमेटिक, आपको दोनों की माननी। तो आपने कहा एक काम करता हूँ, आप मतलब धर्म संकट में फंस गए, तो आपने कहा यार मैं काम करता हूँ 8 से छोटे ले लेता हूँ। तो पहले दोस्त की बात भी मान ली गई और दूसरे दोस्त की बात भी मान ली गई। सो 8 से छोटे लेंगे तो क्या ऑप्शंस बचे? 1 3 5 7। अब तीसरा दोस्त और आया, वो भी पक्का दोस्त है। वो क्या कहता है कि 4.5 से बड़े नंबर लेना। अब 4.5 से बड़े नंबर लेने, और पिछले कंडीशन में क्या पोजीशन थी कि 8 से छोटे नंबर लेने। तो 8 से छोटे नंबर और 4.5 से बड़े नंबर कौन कौन से बचे? 5 और 7। समझ आया क्या? देखो फिर से देखो स्क्रीन पे, 10 से छोटे नंबर्स पहले फिल्टर करना शुरू करो। अच्छा, 10 से छोटे नंबर्स चाहिए, 1 3 5 7 9। फिर दूसरे ने कहा 8 से छोटे, तो 9 रिजेक्ट हो गया, फिल्टर कर लिया मैंने। अब ये कह रहा है 4.5 से बड़े, ये 4.5 से बड़ा नहीं है, ये 4.5 से बड़ा नहीं है, ये दोनों 4.5 से बड़े हैं। तो इस हिसाब से x की 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं जो तीनों दोस्तों की बात को मानती हैं, तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। तो तीनों इक्वेशंस को मर्ज कर दूं तो मेरे को एक सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी मिलती है। क्या? सॉल्विंग इक्वेशंस 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, वी गेट, तीनों को साथ में सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है चेक करो। बोलो x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? तीनों को साथ में सॉल्व करें तो ग्रेटर देन तो होनी चाहिए 4.5 और लेस देन होनी चाहिए 8। बोलो समझ आया? ये तीनों का मर्ज वाली लीनियर इनइक्वालिटी है या नहीं है? जब आप मर्ज वाली लीनियर इनइक्वालिटी बना लें तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप एक चीज चेक कर सकते हैं। ऊपर दी हुई लीनियर इनइक्वालिटीज में देखो 4.5 की तरफ मुंह बंद है ना? तो नीचे मर्ज वाली में भी देखो 4.5 की तरफ मुंह बंद है या नहीं है?
8 की तरफ मुंह खुला हुआ है तो इधर भी 8 की तरफ मुंह खुला हुआ है। इनइक्वालिटी में एक खुला हुआ मुंह मिलेगा, एक बंद वाला मुंह मिलेगा। तो ऊपर तीनों लीनियर इनइक्वालिटीज को इधर से मैच करना है। तो अब x लेस देन 10, x लेस देन 8, इन दोनों से तो मर्ज करके मैंने x लेस देन 8 बना दी थी। तो इसका तो अब कोई रोल नहीं रहा। अब इन दोनों को मर्ज करूं, इसको और इसको मर्ज करूं, तो ये वाली लीनियर इनइक्वालिटी बनेगी जिसमें 4.5 से बड़ा और 8 से छोटा नंबर आना चाहिए। समझ आया? समझ आया? सो नाउ पॉजिटिव, इसको लेट से इक्वेशन 4 मान लिए। पॉजिटिव ऑड कॉन्सेक्यूटिव तो जब दो लूंगा तब लूंगा ना, अभी तो एक की बात कर रहा हूं ना, एक्स तो अकेला है ना। पॉजिटिव ऑड इंटीजर सेटिस्फाइंग अब तीन इक्वेशंस को नहीं देखूंगा मैं, सीधे इक्वेशन 4 को देखूंगा, क्योंकि 3 से मर्ज करके मैंने चौथी बना ली ना, तो मैं 3 को भूल जाऊंगा, चौथी। तो चौथी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लिखो, दो मिलेंगे। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स सेटिस्फाइंग इक्वेशन 4 आर कौन कौन से? 5 एंड 7। बट इसका आंसर आप देखोगे तो पीछे 5 एंड 7 नहीं है, क्योंकि ये तो एक्स की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है। आपने क्वेश्चन क्या माना था? पेयर्स बनाने से क्वेश्चन स्टार्ट किया था। तो पेयर कैसे माने थे आपने? एक्स और एक्स प्लस टू के पेयर्स माने थे। ये तो पॉसिबल वैल्यूज एक्स की मिली है ना, तो इनसे पॉसिबल वैल्यूज एक्स प्लस टू की भी निकालेंगे एंड देन पेयरिंग करेंगे। सो जैसे ये एक्स की वैल्यूज आई आर, दैट इज ये तो आई एक्स की वैल्यूज, ठीक है ना। तो अब इनसे एक्स प्लस वन निकालो। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा? एक्स प्लस टू, सॉरी, एक्स प्लस टू क्या हो जाएगा? सो 5 में 2 जोड़ना है एंड 7 में भी 2 जोड़ना है। सो दूसरा इंटीजर आ जाएगा 7 और यहां से 9। तो पेयर बनेंगे फाइनली 5 एंड 7 के एंड 7 एंड 9 के। और रफली सॉल्व किया था तो भी यही दो पेयर आंसर आए थे, 5 और 7 और 7 और 9। ठीक है। कभी भी लीनियर इनइक्वालिटी या इक्वेशंस में जो एक्स की वैल्यू होती है वो फाइनल आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये 5 और 7 तो एक्स की वैल्यूज थी, ये फाइनल आंसर नहीं था। आगे फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा क्योंकि हमारा फाइनल आंसर एक्स और एक्स प्लस टू के पेयर्स हैं। तो एक्स और एक्स प्लस टू के पेयर्स निकालने के लिए एक्स की वैल्यूज आ गई तो एक्स प्लस टू की वैल्यूज भी निकालो एंड देन पेयरिंग करो। ठीक है। फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो जाएगा हैंस हैंस आप जाओ बोले, हैंस द रिक्वायर्ड पॉसिबल पेयर्स आर, पॉसिबल पेयर्स आर, आर बोलो। एक तो 5 और 7 का पेयर बना 5,7 एंड 7,9। आंसर समझ आया? कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए आज? अब 24 होमवर्क करना है, 24 होमवर्क करना है। इसको डिलीट करूं? 24 होमवर्क करना है, पढ़ो एक बार फटाफट से। सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो मैंने क्या कहा? ऑड लिखो या इवन लिखो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। दोनों के दोनों क्या चाहिए? अब की बार 5 से बड़े, और उनका सम चाहिए 23 से छोटा। तो x और x प्लस टू तो मान लूंगा मैं पेयर्स। अब दोनों के दोनों चाहिए आपको किससे बड़े? 5 से बड़े। तो x भी 5 से बड़ा और x प्लस टू भी 5 से बड़ा। ये तो अपने आप में एक लीनियर इनइक्वालिटी हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 उधर जाएगा, x ग्रेटर देन 3, ये हो गई अपनी दूसरी। और उन दोनों का सम क्या चाहिए? x प्लस टू, ये सम क्या चाहिए? लेस देन 23। सो 2x प्लस टू लेस देन 23, तो 2 को उधर भेजेंगे तो 2x लेस देन 21। तो x को 2 को उधर भेजेंगे 21/2, 21/2 क्या होता है? 10.5। 1 2 3, तीनों को मर्ज करो जरा, तीनों को मर्ज करो, क्या बनेगी? देखो, एक दोस्त कहता है 3 से बड़ा, दूसरा दोस्त कहता है 5 से बड़ा। तो इन दोनों को मर्ज करने से तो 5 से बड़ा, क्योंकि जैसे मैं 5 से बड़ा लेता हूं तो मैं ऑटोमेटिक 3 से बड़ा लेता हूं कि नहीं लेता हूं? सोचो। अब 5 से बड़ा 10.5 से छोटा, 5 से बड़ा 10.5 से छोटा, तो ये तीनों की मर्ज इनइक्वालिटी बन गई फाइनली इक्वेशन 4। और इसके बीच में इवन नंबर सोचने, 5 से बड़े और 10.5 से छोटे इवन नंबर्स कौन से बनेंगे? 6, 8 और 10। और उसके हिसाब से फिर x प्लस टू क्या आएगा? 6 के हिसाब से 8, 8 के हिसाब से 10, 10 के हिसाब से 12। तो 3 पेयर्स यहाँ पे आंसर बनेंगे। हो जाएगा पूरा, तो मैंने सॉल्व करवा दिया, बस प्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ तक करके आओ, बचे क्वेश्चन कल देखें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। साक्षी रुको।